का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। पद्मश्री गौरव हमारे हैं और हम अपने नाम का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मनीष शुक्ल जी हमारे साथ हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। आदरणीय मनोरमा जी और आदरणीय लाल साहब, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी जी भी मंचासीन हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। हम सभी आज यहाँ एकत्रित हैं रश्मि प्रकाशन के आमंत्रण पर। रश्मि प्रकाशन द्वारा प्रकाशित कृति हनीमून, जिसके लेखक सुशील चंद्र श्रीवास्तव जी हैं, उनको भी मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जिनके निमित्त आज हम यहाँ एकत्रित हैं, उनको शुभकामनाएं देने के लिए उनका हमारा मंच सुशोभित हुआ और मेरा निवेदन है कि सभी को अपने अपने स्थान की अनुकंपा से इस प्रकार के आयोजन संपन्न हो सकते हैं। उनकी उपस्थिति को नमन करते हुए मैं आप सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और साथ ही माँ की अभ्यर्थना से पूर्व दीप प्रज्वलन के लिए मैं मंचासीन अतिथियों से निवेदन करना चाहती हूँ। अपर महामुख्य आपसे निवेदित हो रहा है, वो ज्ञान का दीप है, और इन सबसे बढ़कर हमारी आस्था और निष्ठा का दीप है। दीप की जो ज्योति प्रज्वलित होती है, हमारे मन का अंधकार मिटे और प्रकाश चारों ओर प्रज्वलित हो, यही कामना करते हुए माँ वीणा पाणी की प्रतिमा जो यहाँ विराजित हैं, माँ वीणा पाणी की प्रतिमा जो यहाँ विराजित है, पुष्पार्पण का भी अनुरोध मैं मंचासीन अतिथियों से करना चाहूंगी। हम सबकी ओर से माँ के श्री चरणों में पुष्पार्पण करने की कृपा करें। दीप प्रज्वलित हो रहा है। दीप प्रज्वलित होने की परंपरा हमें निष्ठा से जोड़ती है। आज ये दीप की मध्य मध्य रोशनी माँ थी, हम सबकी ओर से ये पुष्पार्पण और माल्यार्पण हुआ। मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ भाई सुनील वाजपेयी जी को। आज के लोकार्पण कार्यक्रम में मंचस्थ सभी मनीषियों को, माँ शारदे को और सामने बैठे साहित्य अनुरागियों को और विशेष तौर पर बधाई देना चाहूँगा जिनकी किताब का लोकार्पण हो रहा है। भाई वंदना के लिए 4 छंदों के माध्यम से मैं माँ वीणा पाणी की वंदना प्रस्तुत करता हूँ। कि बुद्धि की प्रदायिनी अजस्र ज्ञान दायिनी, हरिये नवल भाव नित मातु शारदे। बुद्धि की प्रदायिनी
बुद्धि की प्रदायिनी अजस्र ज्ञान दायिनी, भरिए नवल भाव नित्य मातु शारदे, और दीजिए सरस कंठ दिखलाइए सुपंथ, ज्ञान का प्रकाश मेरे मन में उतार दे। सुकीर्ति की बयार हो, सुविज्ञता अपार हो, जड़ता का करनाश बुद्धि को निखार दे, और शब्द शब्द हो सुअर्थ, पंक्ति पंक्ति हो समर्थ, मातु मेरी लेखनी को क्षमता अपार दे, मातु मेरी लेखनी को क्षमता अपार दे। शिष्टता का हो प्रवाह, सुचिता की खोल राह, सभ्यता के पावस की सरस फुहार दे, रस छंद अलंकार कर्म धर्म सुविचार, मातु पुण्य भावना का मुझे उपहार दे। आप में हो अनुरक्ति, पाप कर्म से विरक्ति, मुझ पे कृपा की दृष्टि डाल मातु सार दे, और साधना रहे सतत कर रहे कर्मरत, मातु मेरे मानस में कलुष निसार दे, मातु मेरे मानस से कलुष निसार दे। भावों को संजो सकूं मैं, गीतों में पिरो सकूं मैं, नित्य नव सृजन हो लेखनी में धार दे, और देश को जगा सकूं मैं, नींद को भगा सकूं मैं, मातु मेरी लेखनी में शब्द वो उतार दे। दिलों को मिला सकूं मैं, प्रेम गीत गा सकूं मैं, शब्द शब्द में हमारे सहज श्रृंगार दे, और धर्म को उठा सकूं मैं, शीर्ष पे बिठा सकूं मैं, श्वेत हंस वाहिनी है मातु मेरी शारदे, श्वेत हंस वाहिनी है मातु मेरी शारदे। अंतिम छंद है, द्वेष दंभ क्रोध मोह स्वार्थ परता असत्य, मेरे मन मंदिर से भाव ये बुहार दे, और सत्य का हो गुणगान श्रेष्ठता का करुमान, मातु मुझे ऐसे शब्द भाव उपहार दे। देश रहे गतिमान सभ्यता प्रवाहमान, बांट सकूं नीति ज्ञान मातु वो विचार दे, और बनी रहे आन बान हो न कहीं अपमान, मातु मेरी जिंदगी को प्यार से संवार दे, मातु मेरी जिंदगी को प्यार से संवार दे। लेखनी को क्षमता अपार दे की कामना करने वाले सुनील वाजपेयी जी को के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां। ये माँ की ही कृपा है जो शब्द शब्द हम सृजन की परंपरा में आए हैं, और योगेश प्रवीण जी जैसे रचनाकार बन जाते हैं। भाई सुशील चंद्र श्रीवास्तव जी की प्रथम कृति का आज यहाँ लोकार्पण हो रहा है। औपन्यासी कृति है हनीमून, और उन्हें शुभकामना देने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हैं। मैं मंचासीन अतिथियों के स्वागत और अभिनंदन के लिए सुशील चंद्र श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ, और साथ ही उनके सहयोगी जो भी यहाँ हों कृपया निकट आ जाएं, जिससे हम अपने मंचासीन अतिथियों का अतिथि देवो भव के भाव से स्वागत कर सकें। सुशील चंद्र श्रीवास्तव जी से निवेदन है कि वे मंचासीन अतिथियों का सर्वप्रथम हमारे मंच पर आसीन। इस कृति के लेखक सुशील चंद्र श्रीवास्तव जी, जिनके लोकार्पण समारोह में हम यहाँ एकत्रित हैं। हाँ, सुशील जी उत्तरीय भी उठाकर अभिवादन करें। यह हमारा सौभाग्य है आदरणीय योगेश प्रवीण जी का स्वागत हो रहा है।
चंद अवस्थी जी का स्वागत अभिवादन होता है। राजकाज की परिकल्पना से राज्य कर्मचारी सहायक संस्थान आज ये रूप ले रहा है। संस्था है। मैं मनोज लाल जी को आमंत्रित करूंगी सर्वेश अस्थाना जी के स्वागत अभिवादन के लिए। अरे सर एक हाँ बस सर थैंक यू मैम थोड़ा जी थैंक यू जी मैम थैंक यू जी मैम राजीव कुमार श्रीवास्तव जी से अनुरोध। सर्वे ऑफ इंडिया है राजीव नितिन सिंह जी का स्वागत कर हम सभी प्रफुल्ल लोकार्पण समारोह में आप सभी का स्वागत और अभिवादन करते हुए हम सभी साहित्यकार बंधु आनंदित हैं। अपने में महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे अधिक महत्वपूर्ण है उसका लोकार्पण। कोई कृति जब लोकार्पित होती है तो उसका स्वागत उसी प्रकार होता है जिस प्रकार एक परिवार में कोई नवागंतुक आता है, नवांकुर होता है, कोई किसी बच्चे का जन्म होता है, तो जो उत्सव होता है वो उत्सव महत्वपूर्ण बन जाता है। बीच हैं उनका वरिष्ठ साहित्यकार हैं, अच्छे गजलकार हैं, उनका स्वागत अभिवादन करने के लिए मैं लेखक सुशील चंद्र श्रीवास्तव जी से अनुरोध करती हूँ। और उत्तरीय द्वारा अभिवादन के रूप में वे हमारे साथ थे और बहुत लंबा कार्यकाल हम लोगों ने साथ साथ बिताया और वे बहुत बहुमूल्य क्षण थे जब मनीष शुक्ला साहब हमारे निदेशक थे और आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष थे। वे उन दिनों की स्मृतियाँ तो संभवतः सभी को होंगी और जो वातावरण था वो आज भी है, संस्थान वही है और निदेशक बदलते हैं, ये तो पद है, लेकिन मनीष शुक्ल जी की सहजता, उनकी संप्रेषणीयता को हम सदैव स्मरण करते हैं। लेखक के संबंध में सभी के मन में जिज्ञासा होगी। हम सभी सुशील चंद्र श्रीवास्तव जी से परिचित हैं, लेकिन उनके लेखकीय व्यक्तित्व पर विस्तार से चर्चा करने के लिए डॉक्टर रश्मि शील हमारे बीच हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि कृपया आएं और सुशील चंद्र श्रीवास्तव जी के लेखकीय व्यक्तित्व से। सबसे पहले तो बधाई आज के लेखक को और एक बधाई आज के संचालक महोदय को भी, महोदया को भी। आज इनकी किताब का भी लोकार्पण होने वाला है और शाम को होगा, तो 30वीं कृति का लोकार्पण आज अमिता जी की किताब का होने वाला है। तो आज बहुत सुखद संयोग है, तो मैं दोनों लेखक को बधाई देती हूँ। और एक कल उपन्यास है और अमिता जी की कहानी संग्रह का आज लोकार्पण होने वाला है। तो इस मंच पर दो ऐसे साहित्यकार हैं जो लगातार साहित्य सृजन पे लग रहे हैं और लगे हुए हैं। और अमिता जी की तो सृजनशीलता से सभी लोग परिचित हैं। वो इतनी मेहनत से और इतनी लगन से लगातार किताब पर किताब और इतना विधि उस पर इनकी वो है, तो वाकई में इनका प्रणाम है, इनका लेखन। आचार्य दंडी जो श्रेष्ठ हमारे आचार्य हैं संस्कृत के, उन्होंने सृजन के नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल लोक ज्ञान और आनंद अभियोग यानी निरंतर अभ्यास, इसमें भी उन्होंने निर्मल
लोक ज्ञान और निरंतर अभ्यास पर विशेष बल दिया है। उनका स्पष्ट कथन है कि जन्मजात प्रतिभा न होने पर भी लोक ज्ञान और अभ्यास के बल पर सरस्वती की कृपा प्राप्त हो ही जाती है। और आज हम जिस साहित्यकार के इस कृति के लोकार्पण के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, मेरा ये मानना है कि आपकी प्रतिभा भी निर्मल लोक ज्ञान से गृहीत है और निरंतर अभ्यास से परिपक्व हुई है। ऐसा मैं इसलिए कहती हूँ कि जन्मजात प्रतिभा होती तो वह साहित्यकार बचपन में ही प्रस्फुटित होने जैसे हम लोगों ने बहुत सारे कवियों और उनके उदाहरण पढ़े हैं, लेकिन जो साहित्यकार श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने अपने अनुभवों के ताने बाने से इस साहित्यिक वितान को बुना है। कदाचित इसीलिए एक लंबी अवधि के बाद इस कृति का जन्म हो पाया। अस्तु साहित्यकार को इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई। मुझे लेखक का परिचय पढ़ने का आदेश हुआ है, सो लगे हाथ इस आदेश का अनुपालन में कर देती हूँ। लेखक कृति का नाम है हनीमून, जो आपने सबने पढ़ लिया होगा, यहाँ पर हमारे बैनर पर है। लेखक सुशील चंद्र श्रीवास्तव, पिता स्वर्गीय प्यारे मोहनलाल, माता श्रीमती शांति देवी, जन्म स्थान ग्राम गढ़िया पोस्ट रसड़ा जनपद बलिया, शिक्षा LLM, संप्रत राजकीय सेवा, रचनात्मक उपलब्धियां, विभिन्न प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेखों एवं पुस्तक समीक्षाओं का प्रकाशन, पुरस्कार सम्मान, राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 2013 में समाज में नारी की भूमिका एवं वर्ष 2014 में भारत में लोकतंत्र उद्देश्य एवं उपलब्धियां विषय पर लेख के लिए सम्मानित, भारतीय भाषा प्रतिष्ठापन राष्ट्रीय परिषद शाखा उत्तर प्रदेश द्वारा राजभाषा हिंदी का वैश्वीकरण विषयक भाषा संगोष्ठी में शोध लेख हेतु वर्ष 2015 में सम्मानित, राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 2016 में साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित, संपर्क 502B अलाया हाइट्स अपार्टमेंट टेपल कॉलोनी निशादगंज लखनऊ और मोबाइल 9455770461। और मैं इस कृति के लिए इसलिए भी बधाई देती हूँ क्योंकि श्रीवास्तव जी जो हम लोग की संस्था से जुड़े हुए हैं और जो वो कहानी मतलब जो हमारी जो गोष्ठियाँ होती थी उसमें जब वो आमंत्रित होते थे और वक्तव्य देते थे तो वो ज़्यादातर उनके लेख पर थे, लेख पर रहते हैं और अच्छे ज्वलंत विषयों पर वो लेख देते थे। तो ऐसे में हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद लेख की किताब आएगी, लेकिन ये उपन्यास जो आया तो चमत्कृत करने वाला है और एक उम्मीद भी जगाता है कि आने वाली जो कृति होगी वो जो शीघ्र ही आएगी, जो आपके लेखों का संचयन है, जो आपने बीच बीच में अपने वक्तव्य के माध्यम से और पत्रिकाओं के माध्यम से जो अब तक प्रकाशित हुए हैं और बीच बीच में हम लोगों के सामने प्रस्तुत हुए हैं, तो मुझे लगता है कि अब बहुत ही जल्दी वो लेखों की किताब आ जाएगी। इसी के साथ बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। को आमंत्रित करूं अपनी बात रखने के लिए, उससे पूर्व मनीष शुक्ल जी को आमंत्रित करती हूँ। वे उन्हें शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आदरणीय मनीष शुक्ल। और वाकई हम लोगों का सौभाग्य है कि इतना अनमोल रत्न हमारे हिंदुस्तान का और हमारे इतना सहज उपलब्ध हम लोगों को है, ये वाकई परम सौभाग्य की बात है। और सुशील जी को बहुत बधाई इसके लिए कि उन्होंने इस पत्रिका का अपनी जो किताब का जो विमोचन है वो इनके करकमलों से कराना सुनिश्चित किया। आदरणीय दिनेश चंद्र अवस्थी जी, आदरणीय अस्थाना जी, आदरणीय मैडम सिक्का और सब मेरे बहुत अग्रज गुरुजन सब लोग बैठे हैं, सबको बहुत प्रणाम। मैं मजबूर था क्योंकि ये जो प्रोग्राम सुशील जी ने मुझे बताया था उससे पहले मेरा आज का एक एंगेजमेंट ऑलरेडी था, तो ये आए मेरे दफ्तर, इन्होंने मुझसे कहा कि लगे कि ऐसी प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा कि अच्छा मैं पहुंचूंगा तो जरूर, लेकिन मैं बहुत देर नहीं रुक पाऊंगा, मुझे दूसरी जगह भी जाना। इस वजह से मैंने अपना बड़े भाई होने का इनसे अमिता जी से अधिकार के रूप में मैंने कहा कि मुझे पहले पढ़वा दीजिए क्योंकि मुझे कहीं पहुंचना है, ऑलरेडी लेट हो रहा हूँ मैं। बस दो तीन बात। पहली बात तो ये मैंने किताब पढ़ी है, ये जो हनीमून किताब है ये सुशील जी मुझे दफ्तर में मुहैया करा गए थे बहुत समय पहले और मैंने इसको कायदे से पढ़ा और बहुत
अच्छा काम है। मतलब एक मेरे लिए बड़ा आश्चर्यजनक था, मैं जिस तरह से एक सरकारी एक ओहदेदार के रूप में मैं सुशील जी को जानता था, और सरकारी आदमी नीरस टाइप का हो जाता है तो अपरेंटली भी और इंटरनली भी, तो ऐसे ही लगता था। सलाम दुआ थोड़ा बहुत, इनको साहित्य का शौक था, गजलें मेरी जो थोड़ी बहुत हैं वो पसंद इनको करते थे, लेकिन ये इनके अंदर इतना भाव का समंदर छुपा होगा और इतनी सेंसिटिविटी और कुछ बड़े ही सेंसिटिव टॉपिक्स को इन्होंने छुआ है। और क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम होता है। हम लोग एक स्कूल में जब पढ़ाई शुरू करते हैं तो क ख ग लिखने से शुरू होती है, फिर वो एप्लीकेशन लिखिए, प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र, एक एक लाइन लिखना कितना कठिन होता है। और ये वहां से लेकर यहाँ तक की यात्रा कि आप कुछ ऐसा लिख दीजिए कि दूसरे लोग पढ़ने लगे उसे, ये बहुत बड़ी छलांग है, साधारण काम नहीं होता है। एक शब्द भी आदमी लिखता है, संकोच करता है कि यार इसको दूसरे लोग क्या कहेंगे, तो ये कॉन्फिडेंस होना कि हमारे पास कुछ ऐसा है जो हम शेयर करना चाह रहे हैं जमाने से, वो सुशील जी ने किया। और मुझसे ये कह रहे थे कि शायद अब दोबारा नहीं लिखूंगा, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है सुशील जी कि इसको अभी आगे और छानिए अपने को। अभी बहुत अंदर हीरे मोती छुपे होंगे जो निकलने बाकी होंगे, क्योंकि खुद भी नहीं मालूम होता है साहित्यकार को कि हमारे अंदर से क्या निकलने वाला है। तो ये जो आगाज है और इतना खूबसूरत इस किताब का जो आज लोकार्पण हुआ है, ये इस बात का है कि बाकायदा आपकी एंट्री साहित्य के जगत में हो गई और अपने आप को स्थापित किए रहने के लिए आपको अनवरत लेखन में जुटे रहना है। और प्रेरणा के लिए बहन बैठी है हमारी डॉक्टर अमिता दुबे, इतना मतलब बंडल ऑफ एनर्जी इनको मैं कहता हूँ। मैं 2 साल इनके साथ काम किया, मतलब इतना परफेक्ट ऑफिस में काम, कोई कभी किसी चीज की कोई कमी कहीं नहीं दिखाई दी। मतलब मेरी आदत, हम लोग क्योंकि फाइनेंस वाले हैं तो हमेशा ईमेल निकालने की हर चीज में आदत रहती है, लेकिन मैं डॉक्टर अमिता दुबे के काम में कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे कोई कमी दिखी। और उसके बावजूद इतना लेखन की मतलब कमाल है। तो ये इनसे आप प्रेरणा लीजिए। और मैं अपनी बात की समाप्ति मेरे उस्ताद जनाब फरहत एहसास साहब के 2 शेर से मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। उसमें वो ये कहते हैं कि सहरा के संगीन सफर में आब रसानी कम न पड़े। आब रसानी मींस वाटर की सप्लाई ऑफ वाटर। कि सहरा के संगीन सफर में आब रसानी कम न पड़े। सहरा के संगीन सफर में आब रसानी कम न पड़े, सारी आंखें भरकर रखना देखो पानी कम न पड़े। सहरा के संगीन सफर में आब रसानी कम न पड़े, सारी आंखें भरकर रखना देखो पानी कम न पड़े। और जहन मुसलसल इससे सोचें, होंठ मुसलसल जिक्र करें। जहन मुसलसल इससे सोचें, होंठ मुसलसल जिक्र करें। सुबह तलक जिंदा रहना है, कहीं कहानी कम न पड़े। तो बस एक कहानी ऐसी चलती है साहित्य की और लेखन की। इस शुभकामना के साथ मैं सुशील जी को बहुत बधाई देता हूँ और आप सबका बहुत धन्यवाद कि मुझे आपने इतना वक्त दिया कि मैं आपको। मनीष शुक्ल जी, आपकी जो प्रस्तुति है उससे तो हम सभी हमेशा से उसके कायल हैं, और इतने सुंदर ढंग से आप दूसरों के शेर पढ़ते हैं, अपना भी एक आध पढ़ते तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन फिर उसका कोई और अवसर होगा। जी जी जी, आज तो मेन हमारे शादी में और फिर मुंडन छेदन के कार्यक्रम नहीं होते हैं। क्या बात है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आज इस जो लोकार्पण समारोह है उसमें वरिष्ठ साहित्यकार, हम सबकी प्रेरणा स्रोत डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी ऑनलाइन इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं। अभी संभवतः उनका चेहरा हमें दिखाई दे रहा था और संपर्क टूट गया होगा, फिर वे जुड़ती रहेंगी लाइक हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिवादन है। इस कोरोना त्रासदी ने हमें थोड़ी थोड़ी दूरियां दी हैं, लेकिन उन दूरियों को हम अपने साथ। नमस्कार, बहुत बहुत बधाई भाई सुशील चंद्र जी को। मैंने अपना संदेश ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज दिया है जी। गोपाल जी उसको पढ़कर सुना देंगे। अभी मैं सबको सुन रही हूँ और बाद में फिर समय रहेगा कुछ और कार्यक्रम अभी कार्यक्रम चलाइए। ले रही हूँ इस समारोह का और बहुत शुभकामनाएं दे रही हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी। उस कृति का लोकार्पण मैं मंचासीन अतिथियों से निवेदन करूंगी कि कृपया इस औपन्यासिक कृति
सुशील जी आप बीच में आइए। सर्वेश जी थोड़ा सा आइए। कृति का लोकार्पण बहुमूल्य क्षण होते हैं ये, इसकी सुखानुभूति होती है। ये अनुभूति एक रचनाकार के समर्पण को नमन करने का क्षण होता है, शुभकामनाएं देने का क्षण होता है। लोकार्पण की शुभ वेला है। जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, तुम्हारे चक्कर में खड़ा है तुम्हें लेते। दोहा सम्राट आदरणीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी जी, आपने अपने मारक दोहों से प्रेम, शिक्षा और ज्ञान के साहित्य की सार्थकता को स्थापित किया है। आपका शुरू में ही मैं एक दोहा उद्धृत कर रहा हूँ, बाद में हम लोग आपके दोहों का आनंद लेंगे। और इस एक दोहे से मैं आदरणीय अवस्थी जी के मन की स्थिति जो समाज में आपने देखा, कचरे में रोटी पड़ी करती यही बयान, पेट भरे पर आदमी बन जाता शैतान। और इस तरह से आपके एक किताब आई है दोहा बल्ले, जिसमें इसी तरह के दोहों की भरमार है। एक उपमा दी जाती है कि वृक्ष जब फलों से लद जाता है तो झुक जाता है। इस उपमा का मूर्तिमान स्वरूप साहित्य, सिनेमा और रंगमंच के दाऊ आदरणीय योगेश प्रवीण जी, जिन्हें पाकर पद्मश्री अलंकरण भी अपने स्वयं पर गर्व कर रहा है। आप एक फरिश्ता हैं। आपने स्वयं लिखा है, लखनऊ है तो महज गुंबद व मीनार नहीं, सिर्फ एक शहर नहीं, पूछाओ बाजार नहीं, इसके आंचल में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं। आप पांडे बाजार की तंग गलियों का जरा एक बार घूम के आइए, देखिए कि कैसी गलियां हैं और उसमें फरिश्ते रह रहे हैं। जिंदगी का मकसद क्या है? खुश रहना है। और हमारे सर्वेश अस्थाना जी यहाँ बैठे हैं, स्माइल मैन है इंडिया में। और किसी भी परिस्थिति में आप रहें, आप केवल इनके चेहरे को एक बार देख लीजिए, याद कर लीजिए केवल, बस आप खुशी से भर जाएंगे। हम खुद भर जाते हैं अपना चेहरा देख। Judiciary is not a part of separation of power, but a spirit of lifestyle. इस विचार को, इस विचारधारा को जीने वाली अपर महाधिवक्ता मैडम ज्योति सिक्का, मैं जब भी इनसे मिलता हूँ तो एकदम सीधी सीधी बातें, और किसी भी मुकदमे के संबंध में अगर मैं मिलता हूँ तो उसका इतना इन्होंने ऑपरेशन कर देना है इनको कि वो मामले, सारे मामले सामने आ जाते हैं जिन पे हम लोगों की विजय निश्चित हो जाती है। सरकार जी तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। और मैडम ज्योति सिक्का के साथ ही हमारे बचपन के मित्र जनपद न्यायाधीश लखनऊ में ही हैं जितेंद्र सिंह जी, आपका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। ये संजोग की बात है कि हमारे इस कार्यक्रम के समय आपकी पोस्टिंग लखनऊ में है और आप उपलब्ध हो गए।
हमारे प्रमुख सचिव विधान परिषद डॉक्टर राजेश सिंह जी आए थे, लेकिन उनको बीच में क्या बता रहे हैं, जितेंद्र सिंह जी बता रहे हैं कि उनको जरूरी काम था, रास्ते में इनसे मिले भी थे, तो वो आए थे, उनका भी मैं स्वागत आभार करता हूँ। हमारे प्रमुख सचिव के रविंद्र नायक साहब चीफ सेक्रेटरी के आदेश पर अचानक पीलीभीत चले गए, वो आ रहे हैं, अभी रास्ते में हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि तुम कार्यक्रम जारी रखो और मैं ऑनलाइन जुड़ रहा हूँ, तो शायद वो जुड़े हुए अभी दिख नहीं रहे। बहुत से साहित्यकारों में पहली दृष्टि क्या होती है साहित्यकार की, अंधेरे को देखता है। साहित्यकार को अंधेरा बहुत जल्दी दिखाई दे जाता है और फिर उस अंधेरे को दूर करने का प्रण करता है, कोशिश करता है। इसी हमारी डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जो ऑनलाइन हैं हम लोगों के साथ, इनका एक है कि मेरी कोशिश अंधेरों से लड़ने की थी। अब दूसरी लाइन जो है आप लोगों ने कभी नहीं सुनी होगी, क्योंकि अंधेरे से लड़ने की कोशिश जो है तरह तरह से किया जाता है, लेकिन इन्होंने क्या लिखा, स्नेह दिए में भर के जलाती रही। स्नेह भर के जलाना, उससे अंधेरे दूर करना, ये बहुत बड़ी बात है। आप डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी ही ऐसा कर सकती हैं। आपका आशीर्वाद, आपका स्वागत। हमारे बीच में डॉक्टर रश्मिशील जी बैठी हैं। आप तो इतनी विदुषी हैं और इतनी काम की हैं, आप सब लोग जानते हैं लखनऊ की कोई पत्र पत्रिका ऐसी नहीं है जो बिना इनके एक लेख या एक उसके निकल जाए, कोई भी पत्रिका। और इन्होंने इतना काम किया है हिंदी पर, अवधि पे इतना काम किया है, सच कुछ लोग जानते भी नहीं है। इन्होंने तो शायद क्या 6, 7, 8 के लिए व्याकरण की किताब भी निकाल दी थी सूरभि नाम से। तो ये मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। आप मेरे कार्यक्रम में उपस्थित होकर कार्यक्रम को समझ रहा है। जी, हाँ, मेरी किताब की पहली पाठक थी। जी जी जी। हमारे बीच सुनील कुमार वाजपेयी जी बैठे हैं। ग्राम्य गीत, बाल गीत और शमशान गीत, तीनों लिखने में इतनी महारत हासिल है आपको कि इनका आप शमशान गीत सुन लें, बाल गीत सुन लें, आप दूसरी कोई रचना सुनेंगे नहीं कि टेस्ट बिगड़ जाएगा। आपका हम लोगों के बीच में हमारे बड़े भाई विजय त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं। कलम न मानेगी, इस स्टाइल में आप लिखते हैं, कलम मानेगी नहीं, हम लिख के ही छोड़ेंगे। और इतनी अच्छी रचनाएं, इतनी प्रेरक रचनाएं। आपने अंग्रेजी साहित्य से एमए किया, लेकिन हिंदी को गले लगाया और बहुत बढ़िया आप लिखते हैं। बलदेव त्रिपाठी जी बगल में बैठे हुए हैं। आपकी किताब है अर्थागमन, उपन्यास है। बहुत दिनों के बाद, करीब 20 साल के बाद मुझे एक अच्छी किताब मिली थी जब इनकी किताब पढ़ा था। नरेंद्र भूषण जी बैठे हैं, मुट्ठी मेरे भर लेते हैं। आपकी करता हूँ। और तमाम अध्यक्ष जी बैठे हैं, मनोज लाल जी बैठे हैं, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के अध्यक्ष श्री हृदय नारायण श्रीवास्तव जी बैठे हैं, श्रीवास्तव जी बैठे हैं, हमारे हेमंत श्रीवास्तव जी बैठे हैं, बहुत बड़ी साहित्यकार हैं, और मेरे सभी सगे संबंधी। संबंधी में मैं जरा थोड़ा सा उसको विश्लेषित कर दूं। हमारे यहाँ कथा है, एक राजा थे, जंगल में जा रहे थे, शाम हो गई, जंगल में ऋषि का दरवाजा खटखटाया, कहे कि मैं आपका संबंधी हूँ। उन्होंने दरवाजा खोला, पूछा आप कौन? कहा कि मैं आपका संबंधी हूँ, रात्रि विश्राम करना चाहता हूँ।
वो दरवाजे खोल के अंदर ले गए, उनको विश्राम कराया, खिलाया खिलाया। सुबह जब वो जाने लगे तो हाथ जोड़कर बोले कि भगवान ये तो बताते जाइए कि आप मेरे कौन से संबंधी हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे भाई सीधा संबंध है, मेरे जो रथ लगे, रथ के पहिए है, उसमें रथ में जो किली लगी है वो बेर के लकड़ी की लगी है और आपके दरवाजे पर बेर का पेड़ है। तो ये बेर से हम लोग संबंधी हो गए। तो बादरायण संबंध यही स्थापित हो गया। बेर को बद्री भी कहते हैं, वही बादरायण संबंध हो गया। हालांकि बादरायण ऋषि जो थे वो तो वेदांत दर्शन के प्रवर्तक थे। मैं पुस्तक के बारे में मैं केवल अपनी बात कहूँगा बस। किताब में क्या लिखा है, आपसे अनुरोध है कि आप किताब को पढ़ें और अपनी प्रतिक्रिया देंगे। अपनी बात 2 लाइन में मैं जो इसमें लिखा हूँ मैं पढ़ दे रहा हूँ। सृष्टि के असंख्य दृश्य और अदृश्य जीवों में मनुष्यों द्वारा मनुष्य को ही विकसित और प्रतिभाशाली माना जाता है। हालांकि अनेक अवसरों पर मनुष्यों के ही अनुभव हैं कि अनेक जीवों में भय, सुरक्षा, काम, वात्सल्य और आत्मोत्सर्ग की भावना मनुष्यों की तरह ही दिखती है। मनुष्यों को अन्य जीवों से श्रेष्ठ मानना मनुष्य जाति का दम्भ हो सकता है, प्रतिभा भी हो सकती है, लेकिन मनुष्यता तो कतई नहीं हो सकती। कुछ दूर तक सोचें तो घृणा और ईर्ष्या भावनाओं के कारण ही मनुष्यता की दुर्गति हो रही है। प्रेम का अनुभव करना, प्रेम का प्रदर्शन करना और प्रेम के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने का स्वभाव ही मानव की विशेषता है। वस्तुतः मानव जीवन एक प्रेम यात्रा ही है। इस प्रेम को जब भी आंच लगती है तो उसे ही दुख अथवा खट्टे अनुभव की श्रेणी में रख लिया जाता है। इन दुख और खट्टे अनुभवों से कोई भी अछूता नहीं है। इस उपन्यास के पात्र भी इसी प्रेम और पीड़ा के खट्टे मीठे अनुभवों से गुजरते हैं। कुछ अन्य लेखकों की भांति मुझे भी इस प्रेम और पीड़ा में कुछ लिखने की ललक और कुछ न लिख पाने की कसक हमेशा से रही है। लिखने को तो बहुत था, पर कितना लिखा जा सकता है, यह एक यक्ष प्रश्न था। शासकीय कार्यों के निर्वहन में समयाभाव हमेशा से रहा है। अज्ञेय जैसे सिद्धहस्त भी जब शेखर एक जीवनी लिखने में 1 दशक लगा सकता है और जीवन के 7 दशकों के बाद भी तुलसीदास सर्वग्राही महाकाव्य रामचरितमानस लिख पाने की स्थिति में हो पाते हैं, तो साहित्य सृजन की गंभीरता को सहज ही समझा जा सकता है। इसी गंभीरता को बनाए रखने के संकल्प ने 3 वर्ष ले लिए इस उपन्यास के सृजन में। आशा है सृजन की कल्पना लोक में वास्तविकता के बिछावन पर बैठकर रचा गया यह उपन्यास अपनी सार्थकता सिद्ध कर पाएगा। ये तो अपनी बात हो गई, लेकिन तो मैं वास्तव में महसूस करता हूँ, 2 बात मैं कहूँगा। अक्सर एक लगाव को महसूस किया जाता है लेखक और उसकी कृति। लेखक हमेशा कहता है कि यह मेरा मानस पुत्र है या मानस पुत्री है, इस स्थिति में वो रहता है। मानस पुत्र और पुत्री का यह पावन संबंध मुझे कुछ कमतर लगता है, कुछ कम लगता है। कुम्हार और घड़े के संबंध को भी मैं स्वीकारता तो हूँ, मानता तो हूँ, पर इसमें मैं कुम्हार नहीं हूँ। कुम्हार ये मेरी पुस्तक है, इस पुस्तक ने मुझे गढ़ा। हालांकि इस रिश्ते से भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। संतुष्टि तो मुझे आशिक और मासूम के रिश्ते में मिलती है। यह नजर ही ऐसी रूमानी ख्यालों से पैदा होती है कि द्वैत और अद्वैत परिभाषित होने लगता है। हमारे योगेश प्रवीण जी बैठे हैं। आप भी तो लखनऊ को एक आशिक की नजर से देखते हैं। आपका एक शेर है, हमारे बाद भी तुमको कोई निहारेगा, मगर वो आंख हमारी कहां से लाएगा। तो आशिक और मासूम का रिश्ता ही ऐसा होता है कि जब यह रिश्ता अपना फैलाव लेता है तो सारी कायनात बस एक मैं और एक तू में सिमट कर रह जाती है। और फिर यह रिश्ता लेखक और पाठक के बीच
संचारी भाव से आगे बढ़कर अस्थाई भाव पर स्थिर हो जाता है। अब बस केवल लेखक और पाठक, मैं और मेरे पाठक, एक आशिक और एक माशूक, एक लड़का और एक लड़की। मोहम्मद अलवी के शेर में भूतकाल के स्थान पर वर्तमान काल का प्रयोग करते हुए मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। एक लड़का है, एक लड़की है, आगे अल्लाह की मर्जी। बहुत सुंदर। एक लड़का है, एक लड़की है और आगे अल्लाह की मर्जी है। और अल्लाह की मर्जी हमेशा से आशीर्वाद वाली होती है और तभी हनीमून जैसी कृति आती है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहली कृति है और इस कृति के में जो प्रेम की मनोभावनाएं हैं उनमें द्वैत और अद्वैत की बात भी आप यथा यथा स्थानों पर स्थान पर करते हैं, तो ये अनुभव की एक अनुभूति है। और अनुभूति जब अभिव्यक्ति का रूप लेती है तब कोई कृति आकार लेती है। और इस कृति को जब कोई विद्वान पाठक समीक्षा की दृष्टि से देखता है, जो स्वयं एक रचनाकार होता है, तो उसकी विशेषताएं हमारे सामने आती हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर गोपाल कृष्ण शर्मा मृदुल जी को अपनी बात हमारे बीच रखने के लिए। डॉक्टर गोपाल कृष्ण शर्मा मृदुल जी, जो एक अच्छे रचनाकार, कहानी एवं मेरे समक्ष उपस्थित वरिष्ठ साहित्यकार इस उपन्यास के विषय में मैं बहुत ज़्यादा शायद ना कह सकूं, क्योंकि मेरी साहित्यिक समझ बहुत विकसित नहीं है, लेकिन जितना है उसके हिसाब से सामान्य पाठक को जो अनुभव हुआ उसका मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। ये एक पति पत्नी की कहानी है जो विवाह के तुरंत बाद हनीमून पर नहीं जा सके। हमारे भारतीय संस्कृति ऐसी है, अब तो थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, नहीं तो अपने बड़ों के सामने तक पति पत्नी आपस में खुलकर बात नहीं करते थे। तो ऐसे में परिवार में रहकर और खुलकर एक दूसरे को प्रेम करना संभव नहीं है। तो शायद इसीलिए वो 15 वर्ष 10-12 वर्ष बाद वो हनीमून पर ले जाते हैं और दमन द्वीप में एक पर्यटन स्थल पर जाकर अपना घूमते फिरते हैं और एक दूसरे को प्रेम करते हैं। बड़ी बात यह है कि पति पत्नी की सुंदरता पर मुग्ध है और पत्नी पति के पौरुष और उसके सच्चारित्रता पर मुग्ध है। और लेखक ने बड़े शालीनता से और बहुत अच्छे ढंग से तमाम उनके प्रेम प्रसंगों को और आंतरिक जो दृश्य हैं उनका भी वर्णन इतनी शालीनता से किया है कि कहीं भी कोई अश्लीलता या मर्यादा भंग की स्थिति नहीं आने पाई है। इसके अतिरिक्त जो विशेष बात इस उपन्यास में मुझे लगी कि लेखक का ज्ञान बहुत विशद है और उन्होंने इनकी कल्पनाशीलता अद्भुत है। भाषा की संपन्नता इनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। संभवतः ये संस्कृत के अच्छे ज्ञाता हैं और धर्म में भी इनकी बड़ी रुचि है, साहित्य में भी बहुत रुचि है। ये इनके इस उपन्यास में तमाम संस्कृत के श्लोक देकर, तमाम तुलसी की चौपाइयों का उदाहरण देकर ये अपनी बात को इतने अच्छे ढंग से कहते हैं कि कई जगह तो
ये लगता है गद्य नहीं, हम कविता पढ़ रहे हैं। मैं कुछ उदाहरण इसके दूंगा बहुत जल्दी। कुछ बातें इन्होंने जो कही हैं वो ऐसा लग सकता है कि इनका कहानी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो असंगत नहीं है। अगर कोई भी साहित्यिक कृति हो, किसी भी विधा की हो, अगर उसमें अपने समय के समाज को चित्रित नहीं किया गया तो उसका उतना महत्व नहीं रह जाता। तो इन्होंने नायक के बचपन को लेकर तमाम अपनी धार्मिक जो रीतियां हैं उन पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, सामाजिक सौहार्द की बात की है, एक चूड़िहारिन के माध्यम से जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में सामाजिक संबंध है, प्रगाढ़ता है, उसका वर्णन किया है। और बड़ी विशेषता यह है कि जहाँ भी ये बोले हैं, मैं 2-4 पंक्तियाँ पढ़ने के लिए चाहूँगा। अब जैसे इन्होंने समुद्र देखा, तो अब समुद्र को कैसे ये वर्णन करते हैं कि समुद्र का पानी देखते ही आंखें भी चौड़ी होकर फैलने लगी, जहाँ तक दृष्टि जा सकती थी वहां तक पानी, पानी और केवल पानी, रोमांच की सीमा को समृद्ध करता पानी, क्रमशः दूरी के साथ ऊपर को उठता पानी, दृष्टि की सीमा पर आकाश का आलिंगन करता पानी, कुछ आकाश को ऊपर की ओर ठेलता हुआ पानी, मुझे थोड़ा और ऊपर उठना है कहकर आकाश को ऊपर की ओर धकियाता हुआ पानी, गगन के अपरिमित सीमा विस्तार के तिलस्म को चुनौती देता अथाह जलराशि। तो ये इतनी बढ़िया भाषा है कि ये कविता से ज्यादा आनंद उपन्यास में एक देखिए इनकी वर्णन चातुर्य का एक और उदाहरण मैं 2 पंक्तियां पढ़कर देता हूं कि वो चूड़िहारिन के यहाँ ये जाते हैं, नायक की माता का उस चूड़िहारिन से बहन की जैसा संबंध है और ये उनके घर जाते हैं। तो अब उस मोहल्ले का देखिए चित्रण, सघन, एक तो गरीब लोग और दूसरे मुस्लिम आबादी में कुछ ऐसे वो होते हैं कि कुछ न कुछ गंदगी रहती है कि वहाँ पर मुर्गी पली हुई है तो कुछ वो बकरी पली है, इस तरीके की गंदगी कुछ रहती है। तो अब उसका वर्णन आप देखें कि सघन मोहल्ले की खुली सड़ी नालियों के ऊपर भिनभिनाते मच्छरों का शोर, नालियों में भरे काले कीच के ऊपर से बहता गंदा पानी, कहीं कहीं नाली के बाहर बहता हुआ जैसे व्यभिचारी का लोग मर्यादाहीन होकर सभ्यता को ठेगा दिखा रहा हो। क्या बात है। खुले भूरे को अपने पैरों से खोदती रंग बिरंगी पुष्ट मुर्गियां, जिनका लीडर बड़ी सी लाल कलगी धारण किए जो बड़ी होने से एक ओर झुक गई है, इंद्रधनुषी फहराती पूंछ का स्वामी ढीठ मुर्गा कुटाधिपति जब अपने दोनों पैरों पर उचक कर गर्दन को खींच ऊंचाई पर ले जाकर छाती फुलाते हुए दोनों मजबूत कंधों को फड़फड़ाता है तो भूरे की भारी काली धूल उड़कर, तो इस तरीके से गंदगी का इतना शब्द चित्र इन्होंने उपस्थित किया है कि ऐसा लगता है कि जैसे हम वहीं पर पहुंच गए हैं। इसी तरह से इन्होंने अयोध्या की सांस्कृतिक गरिमा का वर्णन बहुत अच्छे से किया है और मंदिरों की भव्यता का वर्णन किया है, तो वही मंदिरों में व्याप्त भ्रष्टाचार का भी वर्णन किया है और जो विध्वंस हुआ है ढांचे का, उस पर मैं कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा। आप देखें कि मुझे नहीं लगता कि किसी कविता में इतना अच्छा आनंद आएगा जो इन पंक्तियों में है। 6 जून 1992 की अयोध्या, 6 जून, अच्छा रुक जाए, 6 जून 1992 की अयोध्या, मारकाट की अयोध्या, जख्मी अयोध्या, निरीह अयोध्या, सशक्ति अयोध्या, पूरे देश को विचलित करती अयोध्या, पूरे विश्व को विचलित करती अयोध्या, जनमानस को उद्वेलित करती अयोध्या, हिंदू भावनाओं को आंदोलित करती अयोध्या। इस तरीके से पूरा एक चित्र जो उपस्थित करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और एक पहली कृत में इनका ये जो स्वरूप दिखाई देता है, तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इनके भीतर एक बहुत बड़ा साहित्यकार छिपा है और वो हमारे समाज आएगा। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इसको पुस्तक को अवश्य पढ़ें और एक पाठक का एक धर्म है
कि अगर कोई पुस्तक पढ़े और उसमें कुछ अच्छा लगे तो उसके लेखक को जरूर फोन करके उस बात को अप्रोच करें। सर्वेश अस्थाना जी इस मामले में बहुत अच्छे व्यक्ति हैं कि इनको पुस्तक दीजिए तो ये 2 दिन के अंदर उसे पढ़ भी लेते हैं और उस पर टेलीफोन पर चर्चा भी करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस पुस्तक को पढ़ें और श्रीवास्तव जी जिस प्रशंसा के हकदार हैं वो इन तक पहुँचाएँ। इनकी वर्णन में प्रवीणता और कल्पनाशीलता और भाषा की समृद्धता देखते ही बनते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में ये और अच्छी रचनाएं हमको देंगे। धन्यवाद। मृदुल जी, आपने इस उपन्यास के भाषा पक्ष पर इसकी वर्णन जो अत्यंत रोचक है उनका सोधारण या वक्तव्य दिया, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। हमारे बीच श्री के रविंद्र नायक जी IAS अधिकारी हैं, प्रमुख सचिव ग्राम विकास उत्तर प्रदेश। इस प्रति में के विशिष्ट अतिथि, इस लोकार्पण समारोह में आप विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच ऑनलाइन उपस्थित हैं। श्री के रविंद्र नायक जी, हम आपको सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिवादन है। आज इस कार्यक्रम में आवाज स्पष्ट हो रही होगी? जी, आ रही है आपकी आवाज। जी, आज ये हरिबोल प्रकाशित उपन्यास का लोकार्पण के समारोह में उपस्थित पद्मश्री डॉक्टर योगेश प्रवीण जी, इस कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर हरिबोल जी, और यहाँ विशिष्ट अतिथिगण जो उपस्थित डॉक्टर राजेश सिंह जी, श्री कुमार केशव जी और सर्वेश अस्थाना, यहाँ समस्त उपस्थित अतिथिगण। मैं आज किसी कारणवश मैं जो जनपद में जाना पड़ रहा था तो आ नहीं पाया था। मैं स्वयं आने का हमने कार्यक्रम भी किया था। मैं इस अवसर पर सुशील श्रीवास्तव को विशेष बधाई देना चाहता हूँ और मेरी शुभकामनाएं कार्यों को रहते हुए, सरकारी कार्यों में व्यस्तता रहते हुए समय निकाल करके सुशील श्रीवास्तव जी ने जो समय निकाल करके इसका उपन्यास का जो मेहनत करके जो प्रकाशित करने तक पहुंचाया है, ये वास्तव में बधाई पात्र है। और इसको मेहनत करने के लिए काफी जो किताबों को और जो काफी ज्ञान सरस्वती माँ की कृपा होना चाहिए, और जो बिना कृपा से इतने बड़ी उपन्यास का पूर्ण नहीं हो पाता है। निश्चित रूप से और आगे बढ़ेंगे, अभी शुरुआती है और आगे श्रीवास्तव जी का काफी आगे भविष्य है और सभी साहित्यकारों का आशीर्वाद भी है और ये मेहनत भी है। तो इसमें कोई आगे बहुत बड़े साहित्यकार बनने में कोई नहीं रोक पाएंगे। मैं आज मैं पर्सनली नहीं आ पाया, मुझे जनपद में भ्रमण के लिए जाना था, 3 दिवसीय भ्रमण में अपरिहार्य कारणवश नहीं आ पाया है। और सभी सम्मानित सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नायक जी, आपने अपने व्यस्ततम क्षणों में भी इस कार्यक्रम के लिए अपना समय दिया, इसके प्रति हम आभारी हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये कार्यक्रम बहुत सुचारू रूप से संपन्न हो रहा है। और हमारे लेखक श्री सुशील चंद्र श्रीवास्तव जी को सभी शुभकामना दे रहे हैं उनकी इस कृति के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी मंच की ओर अग्रसर होती हूँ और आमंत्रित करना चाहती हूँ भाई सर्वेश अस्थाना जी को, जो सबके लिए स्माइल मैन हैं, और आपका अभिवादन है और इस कृति पर आपकी विचार हम जानना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अमिता जी। जहाँ बहुत बड़े बड़े साहित्यकार होते हैं तो वहाँ मुझे बहुत घबराहट होती है, इसीलिए मैं हमेशा छोटे साहित्यकारों के साथ बैठता हूँ, तो मुझे डर नहीं लगता है। सामने एक एक व्यक्ति जो साहित्यकार के रूप में यहाँ पर है,
वो वास्तव में एक साहित्यिक संस्था के रूप में है। जितने लोग यहाँ हैं मैं सबको अलग अलग नाम लूँगा तो समय चला जाएगा, मैं सबको एक साथ प्रणाम करता हूँ। सत्यता ये है कि जो आदरणीय मृदुल जी ने बोला वही सारे पॉइंट्स मैंने इस कागज़ पे लिखे थे। और इन्होंने क्या किया कि सारा पर्चा आउट कर दिया और सारे उत्तर भी बता दिए। मेरी एक आदत है कि अगर मुझे कोई पुस्तक मिलती है तो मेरे अंदर छटपटाहट रहती है कि जल्द से जल्द मैं पढ़ डालूँ, तो मैं उसको तुरंत पढ़ता हूँ। तो मृदुल जी को चूँकि पहली बार मैंने पुस्तक पाई थी और उसको मैंने पढ़ के रात भर पढ़ के और दूसरे दिन आपको फ़ोन कर दिया था कि मेरी आदत है। मैंने अब तक लगभग पता नहीं 50-60 हज़ार या 1 लाख किताबें पढ़ डाली होंगी, मुझे नहीं पता। इसीलिए मेरा ज्ञान सारा गड्ढमड्ढ हो गया। इतनी सारी किताबें पढ़ डाली कि सब कुछ आपस में घुल गया है। 2-3 चीज़ें इस किताब में मुझे दिखाई पड़ी जो उल्लेखनीय है। एक तो जो आदरणीय मृदुल जी ने कहा कि बहुत विशद ज्ञान है लेखक को। आमतौर पर भाषा, बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ तो भाषा बड़ी सतही होती है, उथली हुई भाषा होती है, और वो होता तो उपन्यास है या कहानी होती है, लेकिन अगर उसको जो हम साहित्य की किसी वीथिका में रखते हैं तो शेष किताबें जो वास्तविक साहित्य होती हैं उसको धक्का देकर बाहर करती हुई सी महसूस होती है कि नहीं ये सिर्फ शब्दों का समुच्चय है, ये साहित्य नहीं है। लेकिन जब इस किताब को मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि अद्भुत ज्ञान है इनका भी। संस्कृत का बहुत ज़रूरी प्रयोग किया है, जहाँ पर इन्होंने ज़रूरी समझा है वहीं पर संस्कृत का प्रयोग किया है, और उससे जो संबंधित है यानी संदर्भित है वो श्लोक जो अगर इन्होंने किया है या जो भी उन्होंने संस्कृत में कुछ कहावतें भी डाली हैं, वो सारी चीज़ें बहुत सामयिक, समीचीन और उसके साथ जुड़ती हुई महसूस होती हैं। इसलिए एक बार इनके लिए ताली बजाइए। आमतौर पर जो वक्ता और ज्ञानी पुरुष हैं, मैंने बहुत निकट से महसूस किया है कि उनके पास संस्कृत के कुछ शब्द, कुछ वाक्य होते हैं, वो अपने भाषण में वही इस्तेमाल करते रहते हैं और उनको संस्कृत आती नहीं है। मैंने बहुत लोगों को निकट से महसूस किया है। हाँ, नहीं, भगवान कसम सही कह रहा हूँ, झूठ कभी झूठ नहीं बोला। तो वो रहता है, उनके प्रभाव भी पड़ते हैं, लेकिन इसमें प्रभाव के साथ साथ अनुभूति जब भाषा की होने लगे तो अच्छा लगता है। जो दूसरी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है कि इन्होंने बोली को भी भाषा में तब्दील किया। ये मैं महीन बात कह रहा हूँ इस किताब के बारे में, कि इन्होंने बोली को भी भाषा में तब्दील किया है। जो भी पूर्वांचल के हैं, भोजपुरी भाषा के हैं, तो जो वाक्य प्रवाह है, जैसे तुम खाई हो, जो तुम खाई हो वास्तव में हिंदी भाषा का वाक्य नहीं है। क्या तुमने खाया, क्या तुमने खा लिया। लेकिन जो देशज अनुभूति होती है, जो माटी की सुगंध, अपनी बोली की जो सुगंध और आत्मीयता होती है, उस तरह की इन्होंने भाषावली का थोड़ा थोड़ा प्रयोग किया है। इससे हमें लगता है कि इनकी जो माटी के प्रति अपने जुड़ाव है वो भी इन्होंने इस किताब में समझा रखा है। ये लगता है तो पूर्वांचल की भाषा में लिंग भेद बहुत गड़बड़ा जाता है। जैसे कहते हैं दाल रखा है ना, हमारे यहाँ दाल रखी है कहा जाता है ना। देखो उधर चावल की बोरी रखा है, उठा लो, तो बोरी हमारे यहाँ स्त्रीलिंग है तो बोरी रखी हुई मानी जाती है। लेकिन जो लोक भाषा है, लोक बोली है, उसको अगर हमें जिंदा रखना है तो लोक बोली को लोक भाषा में ढालना पड़ेगा, तभी हम भाषा को, बोली को जिंदा रख सकते हैं। जो तीसरी चीज मैंने महसूस की, मैं बहुत जल्दी से बात समाप्त करता हूँ, कि इन्होंने इसमें बाकी सारी चीज मृदुल जी बोल चुके हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। इन्होंने संवाद शैली भी प्रयोग की है जो नाटक के फॉर्म में होती है। सूरज, मीनाक्षी, माँ, जुलेखा, इस तरह से। तो ये जो है, ये भी मुझे पहली बार किसी उपन्यास में इस तरह का प्रयोग दिखा है कि नाट्य संवाद शैली का भी प्रयोग इस उपन्यास में किया गया है। तो आपने एक सूत्रपात किया है, इस बात की भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। और अपनी बात समाप्त करने से पहले बस मैं ये बता दूं कि जब आप हमें आमंत्रित करने आए, मनोज लाल जी भी आए थे साथ में, मेरी पहली मुलाकात रूबरू घर पे थी, 10-12 दिन पुरानी है। तो इस पर बस ठहाका लगा करके आप लोग हमें विदा कीजिएगा, क्योंकि स्माइल मैन हूँ, अगर मुस्कुराहट कर दी तो बेकार है। इन्होंने, मनोज लाल जी ने कहा कि वो सुशील जी के हनीमून का लोकार्पण है।
ये कहा हनीमून का लोकार्पण है, बात मेरे सामने बैठी, मैं आपके सामने कह रहा हूँ। हमने कहा देखिए सुशील जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। हनीमून निहायत व्यक्तिगत है, उसका लोकार्पण मत कीजिए। लेकिन जिस ढंग से इन्होंने इस किताब को रचा है, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और एक बार जोरदार तालियां आपको। बहुत धन्यवाद भाई सर्वेश अस्थाना जी। आप अपनी शैली में ही रचना करते हैं और अपनी शैली में ही समीक्षा भी करते हैं। किसी पुस्तक की प्रशंसा भी आपने अपनी ही शैली में की, तो हम सब आपकी शैली के लिए आपका अभिवादन करना चाहते हैं, क्योंकि अपनी शैली का निर्वाह कर ले जाना बहुत बड़ी बात होती है। एक परंपरा, एक लेख का निर्माण करना ही साहित्यकार का दायित्व है और साहित्यकार इसमें कुछ कुछ ही सफल हो पाते हैं। सर्वेश अस्थाना जी को इसके लिए बधाई। और सुशील चंद्र श्रीवास्तव जी को भी बहुत बहुत शुभकामना कि उन्होंने अपने इस लोकार्पण समारोह में ऐसे ऐसे रत्न हमारे बीच रखे कि जिनका मंच पर होना ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं ज्योति सिक्का जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ इस कृति के लिए कृतिकार को शुभकामनाएं देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मंचस्थ मानी और सम्मुख हमारे सब विद्वज्जन सभी का अभिनंदन करते हुए न्यायालय के वातावरण में सदा रहने वाली साहित्य अनुरागियों के बीच में अपनी कुछ बातें रखती हूँ। सबसे पहले तो श्रीवास्तव जी को बहुत बधाई उनकी इस कृति के लिए जो वो लाए, अपने उस सरकारी उपक्रम में कार्यरत होते हुए और उस वातावरण में उन्होंने उसके बावजूद इस कृति का एक कृति की रचना की। इसके लिए वो बहुत बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। रही बात उनकी पुस्तक में क्या है क्या नहीं, उसका उल्लेख बहुत संक्षिप्त और बहुत अच्छे से श्रीमान मृदुल जी ने जिस तरह से बताया, काफ़ी कुछ समझ में आ गया। मैं ज़रूर प्रयास करूंगी कि ये मैं पुस्तक ज़रूर पढूं। और एक वातावरण इस तरह का निर्मित हो गया, मेरे लिए बहुत अच्छा, मुझे बहुत सुखद अनुभव रहा, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में न्यायालय, मुकदमे और दौड़ा भागी और वही ऑफिशियल्स का आना, उनसे कांटेक्ट होना, उनकी बातें सुनना और किस ग्राउंड पे हमें बहस करनी है, बस यहीं तक सीमित हूँ। कहीं इसी उसमें मेरा साहित्य सृजन और ये मैं भी लिखती रही थी पहले, अब लिखना बंद कर दिया था इस वातावरण के वजह से। लेकिन इनके आग्रह, तभी जब इन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया तो मैं बड़े असमंजस में थी, जाऊँ ना जाऊँ, लेकिन इनके आग्रह के आगे मैंने कहा नहीं, मुझे जाना चाहिए। और मैंने कल ही इनको कहा ठीक है मैं आ रही हूँ, जबकि मैं बाहर थी, मैंने कहा पाइए पहुँच, और मैं आई। और देखिए साहित्यिक वातावरण का इतना असर होता है कि बैठे बैठे 4 पंक्तियाँ आज अपने आप जन्म ले गई मेरे मस्तिष्क में। मैं सोच रही हूँ ये क्या हुआ, ये कैसा प्रभाव है, तो मैं सोचती हूँ आप लोगों से साझा कर लूँ। एक अरसा बीत गया तो क्या, कभी हृदय अभी स्पंदित है। एक अरसा बीत गया तो क्या, कभी हृदय अभी स्पंदित है। माना उम्र हुई बहुत, माना उम्र हुई बहुत, शब्द अलंकार अभी भी झंकृत है। माना उम्र हुई बहुत, शब्द अलंकार अभी भी झंकृत है। लिख जाऊं शायद कुछ अब मैं, लिख जाऊं शायद कुछ अब मैं, ये सोच मन हृदय आनंदित है। अभी अभी बैठे ये रखना हो, बहुत अच्छा लगा मुझे। और इतने
विद्वत जनों के बीच में आ पाई और इसका सारा श्रेय श्रीवास्तव जी को जाता है। इस अनुभव से मैं काफ़ी दिनों से वंचित थी। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी। निश्चित रूप से सत्संगति से हमारे मन के भाव खिलते हैं। हाँ जी, आए। क्षमा चाहता हूँ बीच में। मैडम ज्योति सिका के शब्द उत्पन्न क्या कर सकते हैं लगता है। एक मुझे एक छोटी सी घटना याद आ गई जिसे मैं शेयर करना। बहुत पुरानी बात है। लखनऊ में कवि सम्मेलन हो रहा था जिसकी अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी और संचालन जयशंकर प्रसाद जी कर रहे। तो अब वो अध्यक्षीय भाषण देने के लिए उनको खड़ा किया गया। तो वो हिंदी तो जानती नहीं थी। अब करे क्या? अब धीरे से बोला कि आमी हिंदी जानी ना। उनका इतना कहना था कि जयशंकर प्रसाद जी ने माइक ले लिया दूसरे छोर से और कहा कि किस उपवन में कोयल कूकी बोली स्वर माधुर बीना, आमी हिंदी जानी ना। और ठीक वैसे ही लगा कि मैडम बैठी हैं और यहाँ सारे लोगों के साथ और संगत में ये लाइनें लिखी और तुरंत तो ये इसके लिए धन्यवाद। जीवन में कई क्षण ऐसे आते हैं जब हम अपने वातावरण से प्रेरणा ग्रहण करते हैं और कुछ नया कर जाते हैं, रच जाते हैं। मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ ज्योति जी को इन पंक्तियों के लिए और विश्वास है कि आगे जब हम कभी पुनः एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो आपकी अन्य रचनाएं भी हमें जानने और समझने का सुअवसर हमें प्राप्त होगा। मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ जिनको सुनने के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हैं, आदरणीय योगेश कवि जी। आप सभी इतने देर से अभिभूत हैं इस वातावरण में। सभी का हृदय से बड़े होने के नाते आशीर्वाद अधिक लोगों को और अभिनंदन कम लोगों को। अच्छा लगा और एक तरह से मेरी ताकत है आप सब। लखनऊ की बात जब आती है तो इस शहर की अपनी एक पहचान है कि सबको गले लगा के रखना। यहाँ कोई भी गैर भी जो आता है वो गैर नहीं रह जाता है। वो अपने आप में गंगा जमनी कल्चर इसका इसीलिए प्रसिद्ध है। और एक छोटी सी बात है कि लखनऊ का उत्कर्ष ज़्यादातर बाहर से आए लोगों ने ही किया। तो ये लखनऊ की सबसे बड़ी शान। आज भी आप देखिए सभी लोग, भातखंडे साहब ने संगीत विद्यालय चाहते तो कोल्हापुर में बना देते। उस जमाने में आवाजाही कितनी मुश्किल थी रेलगाड़ियों से, उसके बावजूद उन्होंने कैसरबाग में बनाया। ए.पी. सेन साहब ने लखनऊ को गले लगाया, बड़ा उत्कर्ष किया, आप सब जानते हैं उनके कारनामे। उसी तरह से हर क्षेत्र के लोग, यशपाल पंजाबी थे बट ही लाइक्ड एंड लव्ड लखनऊ। शिवानी पहाड़ की थी, लखनऊ की जीनत बन गई। अमृतलाल नगर गुजराती थे, वो भी लखनऊ की शान बने। तो एक छोटी सी बात से ये कहना, नवाब कहाँ से आए, नैसापुर ईरान के, और किधर से सब दिल्ली उजड़ी तो लखनऊ आबाद हुआ। लेकिन लखनऊ अपने आप में सबसे बड़ी बात यह है कि वो लखनऊ इसलिए हर लम्हा मुस्कुराता है। लखनऊ इसलिए हर लम्हा मुस्कुराता है, हर एक को अपना बनाने का हुनर आता है।
अच्छा, अब इस हनीमून को पढ़ के मुझे वास्तव में मैं चकित रहा कि इनका कितना विशद ज्ञान है। ये शास्त्रों में भी दाखिल है, पुराणों के भी पहचानते हैं, और अधुनातन अभी तक के सब तरीके से अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, हर तरह के शब्दों का उसमें होना बड़ी बात है। गागर में सागर भर देने की तरह इनके चरित्र जो हैं वो भी अनोखे हैं, और वो दोनों सहजता से सब स्वीकारते हुए जीवन की विषमताओं को कैसे पार करते और कहाँ पहुँच जाते, ये आप देखिए। मुझे लगा कि इतने कार्यरत रहने के बावजूद शासकीय ये काम कर पाए, वास्तव में ये साहित्य सृजक हैं, कला प्रेमी हैं। प्रेमचंद जी अमीनाबाद में रहे, गणेशगंज में रहे एक ज़माने में। आदित्य भवन आपने देखा होगा, डाकखाने करीब, एक बड़ी पुरानी कोठी 1914 की, उस पर सन पड़ा है, हैदर हुसैन की कोठी, और वो सब अमीनुद्दौला पार्क के सामने। प्रेमचंद वहाँ रहे। एक बार तमाम लड़के निकले कि देखिए वो तो साहित्यकार हैं। अब आजकल की तरह तो लड़के उतने ज़्यादा परफेक्ट नहीं होते थे, स्कूल मदरसों पे पढ़े हुए थे, उनके पास पहुँच गए। कहने लगे कि आप कैसे लिखते हैं, किस कलम से लिखते हैं? मैं वो कलम देखना चाहता हूँ। आजकल के लड़कों में इस तरह की फैंसी सोच होती। उन्होंने कहा वही कलम जिसकी निब टूटी ना हो, बस। और फिर पूछा किस कागज पे लिखते हैं, तो उन्होंने फिर कहा कि वही कागज जिस पे पहले कुछ लिखा ना हो। तो वो लड़के बड़े चकित रह गए कि इतना बड़ा साहित्यकार इतनी सादा जवाब दे रहा है। और वो बड़े, आप उनके उस व्यक्तित्व को तो जानते हैं। एक बार तकलीफ में तो रही है, तो आपके देश का मुकद्दर ही रहा है कि जैसी कैसे जिए तुलसी कैसे मरे। हर शख्स जो सच्चा और अच्छा साहित्यकार रहा वो लक्ष्मी पुत्र कभी नहीं हो पाया। वो सरस्वती की परछाई बैठा रहा, और यही उसकी पहचान है, ये तय है। तो इसी तरह होता रहा। तो बेचारे जिस तरह से भी थे, उनकी बीवी परेशान थी, कुछ अस्वस्थ भी थे, तो एक पंडित जी आ गए। तो पंडित जी वो पकड़ के ले आई गणेशगंज से महाराज को, वो कहने लगे इनकी गिरा दशा देखो। तो वो पहले तो गुस्सा हुए कि तुम ये किसको ले आई बवाल। तो वो बोले कि उनकी बीवी बोली अरे आ गए पंडित जी, तो क्या कह रहे? कह लगे क्या? कह लगे कि ये देख ले, ये बोल रहे हैं कुछ, कहने लगा ये नहीं बोल रहे, इनका कान बोल रहा है। इस तरह से पंडित ने उनको बहुत प्रताड़ित किया अपने तरीके से। तो पंडित जी ने कहा इन पे शनि की दशा बड़ी प्रबल है, और ऐसा है कि कुछ दान मान करिए। तो उन्होंने कहा कि क्या करें? कहने लगे एक भैंस हो दान कर दीजिए। तो वो तो चकित रह गए शिवरानी जी कि भैंस कहाँ से पाएंगे। तो उन्होंने कहा पंडित जी भैंस तो नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने कहा अच्छा एक बोरा काला उड़द हो, वो भी शनि को चाहिए, वो उड़द दान कर दीजिए। कह लगे वो भी नहीं कर पाए। प्रेमचंद ने कहा भगाओ इनको, और हम परेशान हैं, और ये क्या कह रही हो, हम यहाँ सुबह शाम तक के अपनी जीविका चला लें, बड़ी बात। तो फिर कहा उड़द का बोरा भी नहीं। तो कहा अच्छा एक झावा कोयला, इमली का कोयला ही कर दे। तो उन्होंने कहा भाई हम ये भी नहीं कर पाएंगे। तो फिर पंडित जी ने कहा जब ये कुछ कर ही नहीं पाएंगे, कुछ दे ही नहीं पाएंगे, तो शनि भी आई है तो क्या उखाड़ लेंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहिए उस नगर कह रहे थे। मैंने यही कहना चाहा कि देखिए हमारे यहाँ सुदर्शन फाकिर की गजलें बेगम अख्तर ने खूब गाई हैं, और उनका एक शेर आपको बताते हैं। सामने है तो उसे लोग बुरा कहते हैं, जिसको देखा ही नहीं उसको खुदा कहते हैं। अब ये बड़ी अजीब बात है, लेकिन हनीमून में मनुष्य और उसकी मनुष्यता की जो गरिमा है, उसके सहज
जो संप्रेषण है और उसके संदर्भ हैं जीवन के, उसको बड़ी सादगी से, बड़ी खूबसूरती से, बड़ी योग्यता से प्रेषित किया है। तो मैंने बताया कि इनके नाम में, प्रेमचंद का नाम मैंने जान के यहाँ उनका विवरण लिया। वो भी अपने नाम में चंद्र नहीं लिखते थे, चंद लिखते थे, और आपने भी सुशील चंद्र नहीं लिखा थे, सुशील चंद्र लिखा। यह उनकी प्रतिछाया है, आशीर्वाद है, आपके नाम में वो विद्यमान है, ये आप जान जाइए। मैंने कहा अच्छा, उसके अलावा इन्होंने अपना जीवन जो जिया, उसकी जो सहजता है और उतार चढ़ाव, विषमताएं जो भी, वो सब इसमें कहीं ना कहीं से आके परिलक्षित होती हैं। मैं हर तरह से कहूँगा इस समय कि मानव जीवन एक प्रेम यात्रा ही है। उनका ये वाक्य बड़ा अर्थवान है, इसको मैंने नोट किया। कितनी बड़ी बात कह दी। वो प्रेम किसी से भी हो सकता है, किसी को अपने सृजन से, किसी को अपने मासूक से, किसी को धन दौलत से, कैसे भी। लेकिन ये सभी जान ले कि दम किसी का नहीं रह जाता है दुनिया में। ये इन्होंने अपने उपन्यास में विदित किया कि प्रेम ही सर्वज्ञ है, प्रेम ही शक्तिमान है, प्रेम ही दौलत है, और कोई दौलत नहीं होती। गुल्लक बड़े घमंड में रहता है कि ये सारी दौलत मेरी, जब तक कि टूट नहीं जाता है। तो यही स्थिति आदमी के जीवन की है, उसको आप जाने। लेखक द्वैत से अद्वैत, लेकिन आप देखिए द्वैत को अद्वैत हमारे कहा तो गया दो होते हैं, और इनकी किताब में बड़े कायदे से वो बात आई, शंकराचार्य का है वो, कि दो होते हैं लेकिन फिर वो एक हो जाते हैं। और एक होता है वही प्रेम जो बीच में है दोनों के, और प्रेम जो है वो परमेश्वर का पर्यायवाची है। ये बात आती है, ये अच्छी बात है, और उसको हम न खोएं, उसको पाएं। हम इनके ऊपर, इनकी किताब पे पूरा विवरण लिख के एक देंगे, जो ये कहीं छपा भी सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ आपका बहुत हम अधिक समय नहीं लेना चाहते हैं। इनके पुस्तक में बहुत है ऐसी नावल, आज के ज़माने में नई पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी दौलत है, और इसको बच्चे आगे, अब देखिए अयोध्या का प्रकरण इनका इतना जीवंत है। आज अयोध्या फिर हमारे ध्यान में भी है, संज्ञान में भी है, सामने है, और उसको आपने लिखा। मैं इस तरह तमाम शुभकामनाएं आपको अपनी देता हूँ। लखनऊ वाले अलग जान लिए जाते हैं, गुलाब फूलों में पहचान लिए जाते हैं। ये भी पड़ता है तो दिल में छुपा लेते हैं, यहाँ सराखों पे मेहमान लिए जाते हैं। शुभकामनाएं और इस कृति पर अपनी बात रखने की कृपा करें। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर विद्याबिंदु सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। नहीं, खुल गया जी, ऑन हो गया, ऑन हो गया जी जी, स्वागत है, बोलिए बोलिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। मुझे कुछ कहना है जी। अरे ये तो हट गया बेटा, कैसे कैसे हट गया? आपकी आवाज सुनाई दे रही, आप बोलिए। आपकी आवाज आ रही है? नहीं, ये जी स्वागत है। अच्छा, आप दिखाई भी दे रही हो, आपकी आवाज ये अच्छा अच्छा। तो ये जब हनीमून उपन्यास जब मुझे मिला तो मुझे लगा कि ये कोई प्रेम प्रसंग इसमें होंगे, रोमांस होगा, और जैसा कि प्रायः इसके नाम से लोगों का आभास हो सकता है। तो मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो पहले पृष्ठ में तो ये लगा, ऐसा आभास हुआ कि एक दंपति है जो हनीमून के लिए निकले हैं और उनके प्रेम के प्रसंग इसमें होंगे। लेकिन जब दूसरा पृष्ठ खोला तो उसमें गीता का रहस्य
और दंपति के जो संवाद थे उसमें समुद्र की जो विराट दर्शन कर रहे हैं, उसको देख के लगा कि ये जो है ये बहुत ही गूढ़ इसमें तत्व, गूढ़ विचार इसमें व्यक्त हुए हैं और इसमें धर्म दर्शन की गूढ़ व्यंजना भी हुई है प्रेम के अतिरिक्त। प्रेम का जो उदात्त पक्ष है वो इस उपन्यास में बराबर शुरू से अंत तक देखने को मिलता है। जो चित्र बनाया है, आवरण चित्र, उसके बारे में भी अगर मैं कहूँ तो आवरण चित्र में समुद्र की विराटता का दर्शन होता है और उसके समक्ष ये जो घरौंदे बने हैं, उन घरौंदों का संसार कितना लग हुआ है ये व्यंजना हो रही है। और तट पर मूक दर्शक के रूप में खड़े अभिभूत दंपति को देखकर ये आभास होता है कि प्रकृति की विराटता का अनुभव किस तरह भीतर तक अनुभूत कर जाता है। मैं इस पुस्तक में मैंने देखा कि इसमें लव बर्ड्स भी है, समुद्र की लहरों से भीगने का रोमांच है और ये वर्णन पढ़कर समुद्र को देखकर जो पहली बार मैंने जो समुद्र देखा था वो सारी घटनाएं मुझे याद आ गई कि मैं मद्रास में जिंदगी में पहली बार मैंने समुद्र देखा था और एकदम खुशी से पागल हो गई, जैसे लगे कि क्या करें। उसके बाद जो मैंने कई कविताएं समुद्र पर लिखी, जैसे अंडमान निकोबार के समुद्र पर वहां जाके और मॉरिशस में, लेकिन इस तरह की अद्भुत सारा मुझे स्मरण हो आया इस उपन्यास को पढ़ते हुए और वो समझा गया। इस उपन्यास में इतिहास है, गुलाम बनाने वाले विदेशियों के प्रति आक्रोश है और इसमें न्यायपालिका की जो खोखलापन है जो कभी कभी सामने आता है उस पर व्यंग्य भी है। ग्रामीण जीवन की सरलता और चतुराई के साथ साथ जो धोखाधड़ी आज के प्रसंग है वो भी बड़ी इसमें सहज भाव से इस उपन्यास में आए हैं। जो होटल और धर्मशालाएं होते हैं जिसमें अराजक तत्वों का कब्जा हो रहा है और यात्रियों की सुरक्षा का जो असुरक्षा का जो भय है वो भी इसमें आखिर में स्पष्ट हुआ है। बेटे की प्रतीक्षा में बेटियों की कतार लगने वाली एक घटना भी है और उसी के साथ भगवान के प्रति आस्था और उसके सुफल का भी इसमें दिग्दर्शन होता है। कुल मिलाकर कहें तो दाम्पत्य जीवन के जो सामाजिक सरोकार हैं उनसे जुड़ा है ये उपन्यास और पूरी तरह इसके नायक नायिका जो है वो दाम्पत्य प्रेम की गुण व्यंजना अपने संवादों से करते हैं, स्थल स्थल पर व्यक्त करते हैं, जो शरीर से अधिक मन की अंतरंगता को अभिव्यक्ति देते हैं। मन का सौंदर्य, मन का प्रेम इसमें बार बार उद्भासित हो रहा है। तो विवाह संस्था को समाज का जो निर्दंड कहा गया है उसको सिद्ध करता है। जो काम को मर्यादा देते हैं और वासना को उदात्त स्वरूप प्रदान करके सृष्टि का जो भाव है उस ओर इंगित करता है ये उपन्यास। और ये नारीश्वर की जो कल्पना है भारत की, उस कल्पना को साकार करते हैं। हनीमून आयातित परंपरा है, इसलिए इस आयातित को शीर्षक दिया है। ये भी अपने भारतीय दाम्पत्य प्रेम की श्रेष्ठता को अपमान बनाता है। यह हनीमून उपन्यास मैं भाई सुशील चंद्र श्रीवास्तव की अपने अनुभवों को सहज अभिव्यक्त हुए इसमें वो सेवानिवृत्त होने वाले हैं। विश्वास है कि उनकी लेखनी आने वाले समय का सदुपयोग करेगी और उत्तरोत्तर उत्कर्ष प्राप्त करेगी। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मैं आ नहीं सकी इसके लिए क्षमा चाहती हूँ और लेकिन मैंने पूरा आनंद लिया। भाई योगेश प्रवीण जी को सुना, जी को देखा और सभी लोगों ने जो भाई सुशील जी ने जो बातें कही और हमारी बहनों ने भाइयों ने जो भी कहा उन सबको मैं सुन रही हूँ और मुझे लगा कि मैं मन से आदमी पहुँच जाता है कहीं भी। मन हंस का प्रतीक है। मैं मन से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ और अपनी शुभकामना अर्पित कर रही हूँ। आप सबको बधाई दे रही हूँ आने वाले 2021 की जो
त्रासदी बीच में हमने झेली है उससे मुक्त हो हम, और अगला वर्ष अंग्रेजी वर्ष जो है ये सबके लिए मंगलकारी हो, इस शुभकामना के साथ आप लोगों को मैं नमन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। कोरोना काल में ये जो कोरोना के कारण जो दूरी बनी थी वो इस वर्चुअल माध्यम में हम सकारात्मक होना ही अपना जीवन उद्देश्य बनाते हैं, और सकारात्मकता में भी हम सब कुछ करते हैं, वो उसमें सबकी भलाई होती है। तो हम निश्चित रूप से अपनी परंपराओं से लखनऊ का पहिया दूसरा शब्द डॉक्टर योगेश प्रवीण जी हैं। लखनऊ और ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। जितना लखनऊ में इनको लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, वास्तव में वो एक अपने में छाती से जोड़े रखे हैं। अभी 25 दिसंबर को माननीय अटल जी का यह जन्मदिन मनाया गया और मंत्री ब्रजेश पाठक जी ने यहाँ सबको बुलाया था, उसमें सबको सम्मानित किया था। सन 74 में जेपी आंदोलन में मैं भी अटल जी के साथ लखनऊ से ही जेल में गया था और उनके साथ नैनी जेल में काफी दिन बिताए थे। साहित्य एक ऐसी चीज है जो आदमी को पता नहीं क्या से क्या बना देती है। अटल जी का सानिध्य वहाँ मिला हम सबको। भाई लोकेंद्र भी थे वहाँ पर जो कि खजरी से कविताएं कहते थे। राजनारायण जी चुनाव लड़ रहे थे, मुकदमा लड़ रहे थे इंदिरा जी के खिलाफ। लेकिन इस माहौल में भी शाम को अटल जी कविताओं की जो महफिल वहाँ लगाते थे उसका क्या कहना। दो शब्द एक गीत के वहाँ पर लोग पहले सबसे पहले गाते थे कि जय प्रकाश का बिगुल बजा तो जाग उठी तलवाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है, कौन चलेगा आज देश से भ्रष्टाचार मिटाने का, बर्बरता से लोहा लेना सत्ता से टकराने। अटल जी इसको पहले जब सुन लेते थे उसके बाद करते थे। सुनने का, पढ़ने का हमें भी मौका मिला, आपकी किताब भी पढ़ने का मौका मिला। इतने विद्वानों के बीच आज मैं हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और भाई सुशील जी से मैं निवेदन करूंगा कि 2020 में जो काम आपने शुरू किया है 2021 में इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। आप और लिखें और आगे बढ़ें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं सरदेव जी से भी निवेदन करूंगा कि आज आपकी दो कविताएं नहीं सुन पाया मैं, क्या स्माइल। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सोच रहे होंगे अचानक मैं यहाँ क्या करने आया। ये प्लान था कि अध्यक्ष जब बोलने चलेंगे तो उसके पहले हम संचालक का बुके भेंट करके सम्मान करेंगे। तो ये प्लान था। तो मैं सुशील से चाहूँगा कि पुष्पगुच्छ लाएं, ये बड़ा वाला पुष्पगुच्छ, और डॉक्टर अमिता दुबे जी की तैयारियाँ छोड़ करके यहाँ दूसरे लोकार्पण में सम्मान कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं। ये बड़े प्लान की बात मैं बहुत बधाई देता हूँ। और अब अमिता जी आए और माननीय मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ इस सभा के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी जी को, जिनके लिए अभी मनीष शुक्ला सर ने कहा कि आप स्वयं एक संस्थान हैं और आपसे प्रेरणा लेकर अनेक संस्थाएं, अनेक साहित्यकार और अनेक युवा निरंतर प्रेरित हो रहे हैं। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी जी। लोकार्पण समारोह के मुख्य अतिथि परम आदरणीय डॉक्टर योगेश प्रवीण जी, जिनको मैं 1972-73 से जानता हूँ। मुझे याद है कि उस समय मैं लखीमपुर खीरी में रहता था और आपके पुस्तक के अंश प्रत्येक रविवार को स्वतंत्र भारत में छपते थे।
जिनका मैं इंतजार करता था और अखबार के चाव से पढ़ता था। और हमारा सौभाग्य था कि फिर मैं लखनऊ आया और आपका आशीर्वाद मेरा रहता तब से प्राप्त होता रहा। आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि इस्माइल मैन आदरणीय श्री सर्वेश अस्थाना जी, दूसरी विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश की अपर महाधिवक्ता श्रीमती ज्योति सिक्का जी, उपस्थित भाई और जिनकी पुस्तक का आज लोकार्पण है आदरणीय श्री सतीश श्रीवास्तव जी, और आज की संचालक परम आदरणीय डॉक्टर अमिता दुबे जी, जिनको सभी लोग पूरे न केवल उत्तर प्रदेश इससे बाहर के भी सब लोग जानते हैं, सम्मान करते हैं और उनके कृतित्व व्यक्तित्व दोनों लोहा मानते हैं। ऐसे डॉक्टर अमिता दुबे जी, ये श्री सतीश चंद्र श्रीवास्तव द्वारा रचित उपन्यास सुशील चंद्र श्री सुशील चंद्र श्रीवास्तव जी द्वारा रचित उपन्यास हनीमून एक पति पत्नी की जीवन वृत्तांत। वो पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, एक दूसरे पर समर्पित हैं और एक बात और है, वो एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। इस जीवन वृत्तांत में जो आपने लिखा उसमें बहुत सारी चीजें आ गई। उसमें बांग्लादेश का उदय भी है, उसमें जो हमारे देहात में लोगों के बीच संबंध होते हैं, कटुता होती है, मुकदमेबाजी होती है, चालबाजियाँ होती है, उनका विवरण भी है। हिंदू मुसलमानों के बीच में जो बातें होती हैं, विश्वास है, कहीं का विश्वास की थोड़ी सी कमी है, उसका भी वर्णन है। जो जात प्रथा है उसका भी उल्लेख है और बहुत सारी चीज़ें इसमें हमारे समाज की, हमारी संस्कृति की, हमारी परंपराओं की आई हैं। बहुत विशद अध्ययन जिनका जो है श्री सुशील चंद्र श्रीवास्तव जी का है। इन्होंने जो है बड़ा मतलब उसमें हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है, फारसी और अरबी के शब्द भी हैं, उसमें संस्कृत भी है, उसमें बहुत सारी भाषा, लेकिन भाषा बहुत ही अच्छी और बहुत शिष्ट भाषा का इस्तेमाल आता है। लोग जो है उसको थोड़ा सा लोकप्रिय बनाने के लिए, कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए तो ऐसी चीज़ें उसमें डाल देते हैं जिससे लोग उनकी चर्चा करें। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उससे बहुत ही ज्ञान, आपका जितना है ज्ञान है, अनुभव सब उसमें है, जिससे बहुत कुछ हम लोग सब उससे सीख सकते हैं, ना कि छोटे बड़े सब लोग। इसके लिए बहुत वे बधाई के पात्र हैं। बहुत सुंदर उपन्यास उन्होंने लिखा। और डॉक्टर मधुर शर्मा जी ने कुछ प्रसंगों का जिक्र किया था और हम भी इसमें से कुछ जो आपके दर्शनों के और भावों के चित्र उकेरे हैं उनकी कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहते हैं। स्वागत है। देखिए, कोई भी रचना उसके रचनाकार की मानसिक दस्तावेज होती है। उसकी रचना उसके मानसिक स्थिति का प्रकटीकरण होती है। उसके पात्र उसके मानस पुत्र पुत्री होते हैं। देखिए दूसरा, देखिए कितना सही बात है। सब चाहते हैं कि देश में भगत सिंह पैदा हों, पर मेरे घर में नहीं, अब दूसरे के घर में। एक और देखें दृश्य, नफरत करने का कारण एक झटके में पैदा होता है, लेकिन खत्म होने में सदियां कुर्बान हो जाती हैं। अगला एक स्थिति देखिए, स्वतंत्र वैचारिक प्रवाह मानव मस्तिष्क की संतुष्टि और गतिशीलता का आधार है। स्वतंत्र वैचारिक प्रवाह मानव की मस्तिष्क की संतुष्टि और गतिशीलता का आधार है। मस्तिष्क की भूख विचारों के व्यंजन से संतुष्ट होती है। मस्तिष्क की भूख विचारों के व्यंजन से संतुष्ट होती है।
भोजन पाकर मस्तिष्क और भूखा हो जाता है। हम सब लोग माता पिता हैं और देखिए पिता अपने पुत्र में अपना भविष्य देखता है। पिता अपने पुत्र में अपना भविष्य देखता है। वह पुत्र के माध्यम से दोबारा जीवन जीना चाहता है। अपने अधूरे सपनों को पुत्र के माध्यम से पूरा करने की कोशिश करता है। अगला देखिए, जब मित्रता के विश्वास की नींव हिलती है तो व्यक्ति का मर्म आहत हो जाता है। मर्म पर भावना का अधिकार होता है। अब भावना न सोचती है न ही कुछ समझने का समय गंवाती है, बस निर्णय लेती है। बहुत सुंदर बात है। भावना न सोचती है न ही कुछ समझने में समय गंवाती है, बस निर्णय लेती है। और अगला देखिए, मुकदमेबाजी महाभारत का रण है, यहाँ शकुनी के पासों की ही चलती है। कितना सुंदर बात कही। मुकदमेबाजी महाभारत का रण है, यहाँ शकुनी के पासों की ही चलती है। और एक दूसरा और, हम लोग सरकारी विभाग के हैं, हम जिस विभाग में हैं उसमें हम जैसों को घोड़ा मानकर क्षेत्र में चरने के लिए भेजा जाता है। हम जिस विभाग में हैं उसमें हम जैसों को घोड़ा मानकर क्षेत्र में चरने के लिए भेजा जाता है। मैं चरूंगा तो और लोगों का भी पेट भरेगा। मैं चरूंगा तो और लोगों का भी पेट भरेगा। अब घोड़ा घास से दोस्ती करे तो कैसे। बहुत सुंदर, बहुत सारी चीजें सीखने मिलती हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और एक बार जो हमने पढ़ना शुरू किया तो उसको बंद करके ही छोड़ा। और बहुत बधाई, बहुत अच्छी प्रतिभा आपके हैं। और आपकी जो शैली है वो उपन्यास वाली तो ही है, उसके अलावा आपकी शैली लेख वाली है। आप बहुत अच्छे लेख लिखते हैं। हमारा ख्याल है लेखक शब्द लेख लिखने वालों के लिए बना है। कविता लिखते हैं तो कवि कहलाते हैं, कहानी लिखते हैं कहानीकार कहलाते हैं। आप लेख लिखते हैं, आप बहुत ही सफल अच्छे लेखक हैं और बधाई आपको, और भी लिखते रहें। और हमारे सुशील जी का आदेश था कि कुछ दोहे, बस 2 मिनट 3 मिनट की बात है, सुना के अपनी जगह। बहुत अच्छा, दोहे 4 शब्द। वे बोली कैसी लगूं, वे बोली कैसी लगूं, मैंने कहा हसीन। वे बोली कैसी लगूं, मैंने कहा हसीन। अब तेरी जैसी मन करे ले आऊं 2-3। वे बोली कैसी लगे, मैंने कहा हसीन। तेरी जैसी मन करे ले आऊं 2-3। लेकिन हंसी नहीं जाता हमारे। पत्नी अभी बाद में बताएंगे, अभी मिलेगा। बोल लगे पत्नी दुर्गा बनेगी, पत्नी दुर्गा बनेगी अगर बनोगे शेर। पत्नी दुर्गा बनेगी अगर बनोगे शेर, और नारायण बनकर रहो वे दाबेंगी पैर। पत्नी दुर्गा बनेगी अगर बनोगे शेर, और नारायण बनकर रहो। ये शिक्षाप्रद है। वहाँ पर 2-3 दोहे प्रस्तुत हैं। मेरी माथी पढ़ी पर गिनती में थी दीन, मेरी माथी पढ़ी पर गिनती में थी दीन, रोटी देती 5 पर गिनती थी वे 3। मेरी माथी पढ़ी पर गिनती में थी दीन, रोटी देती 5 पर गिनती थी वे 3। अगला दोहा है, गैया मैया एक सी दोनों दूध पिलाएं। गैया मैया एक सी दोनों दूध पिलाएं, और रोटी को तरसे यही जब बूढ़ी हो जाए। गैया मैया एक सी दोनों दूध पिलाएं, रोटी को तरसे यही जब बूढ़ी हो जाए। और माएँ सब हैं चाहती बेटा श्रवण कुमार, माएँ सब हैं चाहती बेटा श्रवण कुमार, और पति यदि श्रवण कुमार हो तो करती तकरार। माएँ सब हैं चाहती बेटा श्रवण कुमार, और पति यदि श्रवण कुमार हो तो करती तकरार। एक कविता पर दोहा है, हाँ वो असाना जी, नारी पद्य समान है और नरहे गद्य समान। नारी पद्य समान है नरहे गद्य समान, और रूखा सूखा गद्य है पद्य रसों की खान। नारी पद्य समान है नरहे गद्य समान, रूखा सूखा गद्य है पद्य रसों। एक अहिम पर दोहा है, झुककर रहते फल सभी,
झुककर रहते फल सभी और तनकर रहते फूल। झुककर रहते फल सभी और तनकर रहते फूल और भूख मिटाते फल मगर फूल चाटते धूल। झुककर रहते फल सभी और तनकर रहते फूल, भूख मिटाते फल मगर फूल चाटते धूल। एक उस पर क्रोध पर दोहा है, अगर क्रोध में आप हो मत बोले तत्काल। अगर क्रोध में आप हो मत बोले तत्काल और गरम कचौड़ी खाइए उसकी भाप निकाल। अगर क्रोध में आप हो मत बोले तत्काल और गरम कचौड़ी खाइए उसकी भाप निकाल। एक दूसरा दोहा भी क्रोध पर है, हरा टमाटर शुरू में फिर होता है लाल। हरा टमाटर शुरू में फिर होता है लाल और जब हो जाता लाल तब खिंचती उसकी खाल। हरा टमाटर शुरू में फिर होता है लाल और जब हो जाता लाल तब खिंचती उसकी खाल। और आखिरी दोहा, यहाँ कोई नेता तो है नहीं, एक नेताओं पर एक दोहा है और उसको बड़े बड़े नेता सभी होते जैसे पेड़। बड़े बड़े नेता सभी होते जैसे पेड़ और जुड़ी रहे अंदर जड़े ऊपर से मुठभेड़। बड़े बड़े नेता सभी होते जैसे पेड़ जुड़ी रहे अंदर जड़े ऊपर से मुठभेड़। सबको धन्यवाद, नमस्कार। आगे दोहे कहा जाता है। ये हमारा आयोजन आप सभी आगंतुकों के प्रति, अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए विजय त्रिपाठी जी। होते रहे, इस तरह से मिलने का हमें लगता है बहुत दिन के बाद ये सौभाग्य है। उपन्यास साहित्य में सबसे मौलिक विधा होती है, उपजीव्य तो और भंडार होता है। हमें लगता है कि जो उपजीव्यों पर लिखो उपन्यास पहली कृति इनकी आई सुशील जी की, कौतूहलप्रद होता है, लेकिन एक ऐसा शीर्षक लेना प्रयोग, हमें लगता है कि पहला प्रयोग है इतना बड़ा किसी उपन्यास का शीर्षक लेने के लिए, जो सबके ज्ञापित करता हूं। पहला आभार ज्ञापन इन्हीं का है और दूसरा मैं राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान का ज्ञापन। ये हमारी गोष्ठियों में कविता नहीं लिखते तो लिख करके बहुत अच्छा सुनाते थे, प्रभावी, और कई लेखकों से और उनके संबंध में मैं हिंदी का छात्र यहाँ से हनीमून तो खैर बाद में पता चला। तो राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान का आभार है कि इनकी हमारी भेंट हुई। और एक हमारे मुख्य अतिथि जी इस समय है नहीं यहाँ, तो मैं सबसे पहले अध्यक्ष जी का आभार ज्ञापन कर लेता हूँ। इन्होंने कई दोहे अपने सुनाए, एक जो मैं चाहता था कि सुनाऊं उसको नहीं सुनाए। अगर अध्यक्षता के लिए और इतने सुंदर उद्बोधन के लिए सुशील जी सरल हैं, लगता है कि विद्या ददाति विनयम इन्हीं के लिए लिखी गई है, लेकिन हमको 20 क्या 15 के लगते रहे होंगे जब हमारी इनकी भेंट हुई। दिनेश चंद्र घायल जी के यहाँ हम लोग मिलते थे लगातार, हर गोष्ठियों में मिलते थे, वहाँ महीने में या सप्ताह में होती थी, तो बहुत ज़्यादा जुड़ाव हम लोगों का वहाँ से हुआ। और शर्वेश जी, हम लोग तो खैर चुप गए शासन की उसमें साहित्य को लेकर के, लेकिन उन्होंने बहुत उन्नत किया। इतने सुंदर उद्बोधन के लिए भी इनका आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम में आदरणीय अपर महाधिवक्ता लखनऊ ज्योति सिक्का जी, आपका जितना आभार ज्ञापन करूं उतना कम है। सरकारी मुकदमे लड़ने में हाई कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते महाधिवक्ता, अपर महाधिवक्ता, फिर वो क्या कहते हैं
स्टैंडिंग काउंसिल हम लोग बहुत भगवान से मनाते हुए हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जाते थे कि आज लिखाने का समय मिल जाए। आज या कई लोग लिखाने के लिए बैठे हुए हैं, कई विभाग के लोग मुकदमा लिखाने के लिए, हमारा कलई लगा हुआ है, आज लिख जाए तो बहुत अच्छा है। तो मैं बहुत आभारी हूँ आपका, आपकी साहित्यिक प्रतिभा का। आपने 4 लाइन यहीं बैठ करके लिखा और पूरे थी, हम लोग जब छोटे थे वही 16-17 साल के और आप 33 के थे। पूरी आभार इस बात का भी है कि पूरे नौकरी के काल के मुकदमे और सब लिखाना और सब याद आ गया आप यहाँ आकर के। और इतना अच्छा उद्बोधन आपका रहा, इतना सरल स्वभाव, और इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आपका भी आभारी हूँ। आदरणीय मुख्य अतिथि जहाँ भी हैं उनको सुन रहे हो तो अच्छा, तो आप अगर इधर मुंह करेंगे, गेट खुला हुआ है, पार्क दिखाई देगा। उस पार्क में एक मूर्ति है, लखनऊ को बसाने वाली, मैं उसको सबसे पहले प्रणाम करता हूं। प्रतिष्ठा दिया, लखनऊ को प्रतिष्ठा देके हुए स्वयं भी प्रतिष्ठित हुए, हमारे बीच में पद्मश्री हैं, इतने अच्छे लेखक हैं, कवि हैं, इतिहासकार हैं। मैं आदरणीय योगेश प्रवीण जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। इधर बैठे हुए सबको तो मैं नहीं जानता हूं, सबका आभार मैं व्यक्त करता हूं। अभी हृदय नारायण श्रीवास्तव जी से इमरजेंसी की हाल सुनी हम लोगों ने। ये नैनी जेल में थे, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में था उस समय, तो संयोग से बस जमुना का अंतर था, हम लोग वहीं थे और बहुत टेंडर लगते थे, लेकिन हरकतें इतनी थी कि जेल तो भेज दिए गए होते। लेकिन बीए में पढ़ते थे तो पुलिस वाले एक दिन पकड़ ले गए, कब गोष्ठी कर रहे थे यूनियन हॉल में, तो आए और पकड़ लिए सब। डॉक्टर राजेंद्र मिश्र थे, एक हिंदी सेवी संघ हम लोगों ने उनकी अध्यक्षता में बनाया था, तो वो तो नहीं थे, लेकिन कभी गोष्ठी कर रहे थे। शिमला विश्वविद्यालय के अभिराज राजेंद्र दीक्षित बहुत अच्छे, कालिदास के में उन्होंने अनुवाद किया है, बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा। तो बस पुलिस वाले पकड़ ले गए यूनियन हॉल से, कब दोस्ती कर रहे थे, 15-20 लड़के थे, बीए में ही पढ़ते थे, कर्नलगंज थाने में रात भर बैठा ले और खूब मच्छर काटे। तो अगर उस दिन हम लोग मूंछ ठीक से आई होती तो जेल भेज दिए जाते और आपसे वहीं भेंट हो जाते। मैं इस इतने बड़े पुराने स्मरण आपके रूप में हमको कहने का मौका मिला, सोचने का, और इस कार्यक्रम में उपस्थित के लिए मैं आपका आभारी हूँ। और हमारी संचालक इस कार्यक्रम की, उनके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है, सब लोग इतना कह चुके हैं, इतना कुछ बचा ही नहीं कहने के लिए। और जो सब ने कहा मैं वही कहता हूँ कि संचालक सबसे अच्छा चुनाव हमारे सुशील जी ने इस कार्यक्रम का, और उनका हम लोग तो स्नेह करते ही हैं, और मातृ शक्ति के रूप में उनका जो भाव हम लोगों के प्रति रहता है वो स्नेह की रहता है। जब भी हिंदी संस्थान गए, कार्यक्रम में भेंट हुई, और हिंदी संस्थान को भी अपने साथ साथ ऊंचाइयां दे रही हूँ। मैं इस कार्यक्रम में संचालन के लिए मैं उनका आभारी हूँ। सुनील वाजपेयी जी ने, हम लोग साथ साथ राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान में काम करते हैं, और सचिवालय में भी हम लोग इतने दिन तक ये सचिवालय में रहे लगातार कि हम लोग लगते थे कि हमारे ही संपर्क के हैं सुनील वाजपेयी जी। और बलदेव त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, सुशील जी के बहुत नजदीक हैं, और इन्होंने हमको सबसे पहले बताया कि किताब छप गई, सुशील जी से भी पहले बताया
किताब हम पढ़े नहीं थे, किताब पर भी बोलते हम लोग मिल नहीं पाए, हमारी व्यस्तताएं इधर कुछ ऐसी रही कि किताब हमारे पास तक नहीं पहुंच पाई। और आदरणीय मृदुल जी ने जितना अच्छा बोला, फेसबुक पर हम लोग कहते हैं खूब नमस्कार प्रणाम होता रहता है, और सुना भी हमने जब जब कविताएं भी और नवगीत कहानियाँ चेतना साहित्य परिषद में हम लोगों की भेंट हुई पहली, और बहुत अच्छा लगा। सचिवालय से भी हमारे साथी रश्मि जी, इनके भी उद्बोधन का के लिए मैं आभार ज्ञापित करता हूँ। एक उपन्यासकार और नए बैठे हुए हैं यहाँ, पहला उपन्यास इनका आया उसकी मैंने समीक्षा लिखी है, ये मृदुल जी ही हैं, इनका भी नाम मृदुल है। देखिए बहुत संभावनाएं इनमें भी हैं, जैसे एक पहले उपन्यास पर ये रिटायर होने जा रहे हैं हमारे सुशील जी, जैसे मृदुल जी भी रिटायर हो गए, लेकिन आगे इनकी कलम रुकेगी नहीं, इसलिए कि समय बहुत है। और उपन्यास से शुरू करने वाला मौलिक रचनाकार होता है, ज़्यादा लिखेगा। ये इसी के साथ मैं आप सबका इस कार्यक्रम में सहयोग करने वाले, फोटो खींचने वाले ये ना होते तो बाहर कोई देखता ना कि कोई कार्यक्रम हुआ भी था, तो इनका भी आभार ज्ञापित करता हूँ। अभी जो लोग जलपान कराएंगे उनका भी आभार ज्ञापित करता हूँ, और सबका आभार ज्ञापित करता हूँ। ओके, थैंक्स। आप फोटो दिखा देंगे, फिर घुमा के बन जाओ, घुमा के